स्वागत करता हूँ आपका आज के इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स लगभग आपको 7 to 8 लेक्चर्स आएंगे, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लैट पर्सपेक्टिव, एलिट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एमएचएस पर्सपेक्टिव, स्लैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज करंट अफेयर्स की भी जो न्यूज़ आती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकती है। अगर 1 मार्क की न्यूज़ आ रही है इन दी एलिट, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरह लिंक हो सकता है। लीगल का पैसेज आ रहा है, वो 2 पैसेज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एमएच सेट और स्टैट के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई सिचुएशन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे स्टैटिक जीके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछा जा सकता है। इस क्लास के अंदर हम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, सो दैट यू हैव नो डाउट्स लेफ्ट फॉर योर LAT examination, elite examination, as well as other law entrance examination which occur in the year of April and May. Let's start with the Constitution of India. The citizenship. Now, if we see, सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा वो आता है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार होता है, क्योंकि इसी अधिकार से अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें, आप भारत के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को ग्रहण कर सकते हैं, उनको जिसे कह सकते हैं उनके लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स आर्टिकल 55, बट ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो ये चीज आती है उसके अंदर, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52, बट ही शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ वो जो पहली कंडीशन है ना, ही शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भारत की नागरिकता आ गई। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसके अलावा हाई कोर्ट जज के लिए, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज दैट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ओनली यू हैव द राइट टू वोट। आपके वोट करने का अधिकार कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखें, लीगल राइट है। इसके अलावा राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने का, एमएलए बनने का अधिकार जो है वो सिटीजनशिप लॉज के अंदर आपको दिया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स की जो कि आपके पेपर में तो नहीं आएंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, क्योंकि 47 में देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन भी हुआ, तो बहुत सारी जो सिटीजनशिप की क्वेरीज थी उसको 5 से 11 के अंदर उनको डाल दिया गया। दैट इज चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप अगर भारत के अंदर बॉर्न है, राइट, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में भारत के अंदर बॉर्न है, आपके पेरेंट में से या तो कोई एक बॉर्न है, और आप रेजिडेंट हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर 5 साल पहले से, मतलब जो कमेंसमेंट डेट है उससे 5 साल पहले से, यानी कि 26 जनवरी 1945 से आप उसके रेजिडेंट हैं, तो डेफिनेटली जो है आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। सच पर्सन मे फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन, ठीक है। आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स की कंडीशन का डील करता है। 7 जो है अगेन सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करता है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 8, 9 और 11 आते हैं आपके। 8 की अगर हम बात करें तो जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया बट इज रिजाइडिंग अब्रॉड, तो कंसुलर या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके वो सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकता है अपने आप। नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल 9, अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी बाय डिफॉल्ट इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। ही शैल नॉट बी एबल टू गेन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5, 6, 8। और जो सीएए के अंदर आपका लॉ आता है जो कि करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो आपका आर्टिकल 11 है, जहां पे पार्लियामेंट को राइट दिया गया है टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। So nothing in the foregoing provision of this part shall derogate from the power of the parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related to the citizenship. तो अगर हम यहाँ पे देखें आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये राइट है, तो नंबर 1 पार्लियामेंट के पास राइट है, स्टेट लॉज के पास नहीं है, और ये यूनियन का राइट हुआ। देखिए कुछ राइट स्टेट के होते हैं जैसे पुलिस, कुछ राइट्स होते हैं यूनियन के ही होते हैं जैसे रेलवे, सिटीजनशिप, और कुछ राइट्स होते हैं जो कंकरेंट होते हैं, दोनों के पास होते हैं, ठीक है। तो फैमिली लॉस के ऊपर मान लो कोई लॉ बनाना है, या आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे दोनों के पास है, तो वो दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 11 जो है इसके अंदर आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की 6 हेड्स हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम है, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आ जाती है। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आपका कोई शोषण ना करे, खासकर चाइल्ड लेबर। इसके अलावा अब जो आपकी बॉन्डेड लेबर होती है 23 के अंदर वो दी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, आपको टैक्स देने के लिए नहीं बोला जाएगा। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गए आपके, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि इसी राइट से आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं, आर्टिकल आपके 12 से लेके जो 35 तक राइट्स आते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या 32 बड़ा है या 226 बड़ा है, क्योंकि 226 में भी फंडामेंटल राइट्स जो है आपके प्रोटेक्ट किए जाते हैं। गाइस इन द मैटर ऑफ विड्थ एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाई कोर्ट का राइट ज्यादा बड़ा है, इस चीज को ध्यान रख लें, क्योंकि हाई कोर्ट रिट्स के अलावा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ये चीज 32 के अंदर नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है पर 32 में नहीं है। 226 में हाई कोर्ट के पास वही पावर दे दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखें। आर्टिकल 226 और 32 को जरूर देख लें। आर्टिकल 32 के अंदर अगर हम देखेंगे तो पार्लियामेंट चाहे अगर तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रेट देने की पावर दे सकती है, जबकि ऐसा दिया नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास ही है, बट अगर चाहे पार्लियामेंट तो ऐसा लॉ बना सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अब हम उनकी बात करते हैं जो केवल नागरिकों को उपलब्ध है। नंबर 1 राइट आता है आर्टिकल 15, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आता है आर्टिकल 16 जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट से रिलेटेड बात करता है। 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट्स, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, 29 से 30 करता है। और फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ऑल सिटीजन जो है वो जनरल राइट्स के बारे में बात करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं मार देंगे क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है और उसने लेट से वो चोरी की भारत के अंदर, तो चोरी का अपराध की सजा 3 साल की ही है, उसमें इंडियन और अमेरिकन सिटीजन को इक्विवेलेंट देखा जाएगा। अब अगर अमेरिकन सिटीजन को हम सजा दे देते हैं फांसी की उस चीज के अंदर, तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं हुई, उसको इक्वालिटी का आपने राइट नहीं दिया। आर्टिकल 20 आता है डबल जियोपार्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तू अपना क्राइम कबूल कर, उसकी हड्डियां तोड़ दिया आपने पुलिस के साथ और बोला कि तू कबूल कर, तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन करने के लिए आप नहीं कर सकते। डबल जियोपार्डी, एक ही पनिशमेंट की दो पनिशमेंट, एक ही बार क्राइम की 2 पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो इंडियन सिटीजन को भी नहीं दे सकते और फॉरेन एलियंस को भी नहीं दे सकते, एलियंस को भी नहीं दे सकते। 21 आ गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें से आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। फिर 21 से आपका राइट टू एजुकेशन आ गया, सभी को अवेलेबल है, फॉरेन सिटीजन को भी अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को भी अवेलेबल है। 23 और 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 से 20 राइट्स हमने कर लिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात। ठीक है, सम राइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशंस। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हमारे राइट्स हैं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। सो गाइस ये ना मिक्स है एक्चुअली। बहुत सारे राइट्स ऐसे दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट गिव एनी, स्टेट शैल नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट शैल नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है आपके सामने वो नोट करने के लिए कि कुछ राइट्स नेगेटिवली वर्डेड है, कुछ राइट्स पॉजिटिवली वर्डेड है, बट मेजॉरिटी राइट्स हैं वो स्टेट पर लागू किए गए हैं। स्टेट की या तो ड्यूटी बना रहे हैं या स्टेट को बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते। स्टेट के अगेंस्ट ये राइट्स जो है वो लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन अगेंस्ट द स्टेट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। देन कम्स आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 वो स्टेट को डिफाइन करता है इन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन बोला गया है। अब स्टेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये लेजिस्लेचर और यूनियन के अलावा और क्या क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 चीज हम देखते हैं, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हैं मेजॉरिटी। आर्टिकल 17 जैसे है वो आप प्राइवेट पर्सन के लिए भी लेके जा सकते हैं। हेबियस कॉर्पस की रेट आप प्राइवेट पर्सन ने भी अगर आपको दबोच के रखा है तो उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। सो स्टेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट में क्या क्या आता है, सरकार, गवर्नमेंट की हो, स्टेट की हो, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद, ध्यान रखें दूसरी चीज। तीसरी चीज जो इसके अंदर आ रही है लोकल और अदर अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये आपकी आ गई। और ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ONGC, ठीक है, BSNL, राइट। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसी बॉडी जो इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी कॉर्पोरेशंस में या तो गवर्नमेंट का पैसा लगा है, गवर्नमेंट के पैसे के साथ इनके ऑफिसर्स ही इन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 12 के अंदर आपका कवर होता है। ठीक है, स्टेट शैल इंक्लूड द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन एट द स्टेट। सो ये आर्टिकल 12 के अंदर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, सो अथॉरिटी का मतलब आपको पता है, अथॉरिटी का मतलब होता है मीन्स द पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, नोटिफिकेशन एंड हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड पावर टू एनफोर्स दिस लॉ। तो ये अथॉरिटी हुई, ONGC हो गई, आपकी FCI होगी, अपने लॉज बनाते हैं तो उसको एनफोर्स करा सकते हैं, इसलिए अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया दैट इज रेफर्स टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज। अब विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है। 73rd अमेंडमेंट में विलेज पंचायत को स्टेटस है, विलेज बॉडीज को, और 74th में म्यूनसिपैलिटीज को स्टेटस है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज जो आती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज अथॉरिटीज, देयर आर अदर अथॉरिटीज, तो वो हमने डिस्कस किया अभी, जैसे FCI आ गई आपकी। ये जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हेड जो है सरकार कंट्रोल कर रही है। इस पे एक इंपॉर्टेंट केस लो मैंने इस स्लाइड के अंदर डाला है, दैट इज RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर बात की गई कि स्टेट को अगर आपने देखना है तो वो 5 चीजों से आप देख सकते हैं। नंबर 1, पैसा कौन दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने स्टेट देखना है तो आप 5 चीजों देख सकते हैं। पैसा कौन दे रहा है, नंबर 2 क्या स्टेट का कंट्रोल है, IAS, IPS, HAS, HPS इसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, क्या ये जो डिपार्टमेंट है ट्रांसफर तो नहीं किया है, और कॉर्पोरेशन क्या मोनोपोली स्टेटस जो है एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 12 के अंदर ये 5 चीजें जो है वो दी गई। इसके बाद देखते हैं जुडिशरी इंक्लूडेड इन द वर्ड स्टेट। तो अब यहाँ पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी को स्टेट के वर्ड में इंक्लूड किया गया।
गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो जुडिशरी जनरली स्टेट के कामों को इवैल्यूएट करती है। रिट भी जुडिशरी देख रही है, तो जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शन कर रही है तो वो जुडिशरी जो है स्टेट नहीं मानी जाती। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आता है जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है। लेट्स से आई एम द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड आई एम ओवरसीइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट क्लर्क्स एंड आई एम डूइंग करप्शन। Can a writ be filed against me? Yes, it can be filed. Why? Because I am doing an administrative function of recruitment. I am not sitting as a judge. I am doing an administrative function, and if there is a recruitment policy scam in that, if there is a recruitment scam in this, then definitely, my actions can be brought under the ambit of writs. Then I am a state. So judiciary is not state when it is doing a judicial function, but it is a state when it is doing an administrative function. विज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 का केस है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुडिशियल ऑर्डर्स के ऊपर नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला था कि जुडिशियल ऑर्डर्स पे रेट जो है वो नहीं लगती है। आर्टिकल 13 की अब हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 को आपने इसलिए भी याद रखना क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन दी गई है और इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिबिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। All laws in force in the territory of India before the commencement of this constitution. देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना गाइस, बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो कि ऑलरेडी चल रहे थे, तो उनको एकदम से खत्म नहीं कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के साथ वो वायलेट कर रहे हैं तो उनको लागू भी नहीं रहने दिया जा सकता, तो उनके ऊपर एक ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, पुराना काम डन माना जाएगा लेकिन आगे नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 47 से आगे का टाइम ये है, तो 50 के आगे के टाइम, तो 50 के आगे के टाइम में तो पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्टिव हो गई, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन जो पीछे का एक्ट है उसमें वो वैलिड माना जाता है, तो एक्लिप्स लग गया। ठीक है, अगर आगे चल के लेट से गवर्नमेंट ने उस लॉ में से वो पोर्शन हटा दिया जो फंडामेंटल राइट्स को वैलिड कर रहा है, तो ग्रहण हट जाएगा और वो वापस से लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी लगते हैं और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की है, बट आई थिंक स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का केस है, उसमें बोल दिया था कि अगर ऐसा कोई कानून बाद में भी आया है तो उस पर भी एक्लिप्स लगा के हम उसको बाद में अगर हम वो पॉइंट हटा देते हैं, लेट्स से कि फंडामेंटल राइट्स को जो भी पॉइंट उस लॉ में वायलेट कर रहा होगा अगर हम उसको हटा दें तो वो वैलिड हो जाता है। स्टेट शैल नॉट, अब ये तो वो लॉज हैं कि जो आप बाद में लेके आए हैं, जैसे 50 में आप आजाद हो गए, उसके बाद आप कोई ऐसा लॉ ला ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेट कर, तो यहाँ पर वो 50 के अंदर आ रहा है। अब आती है लॉ की डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ का मतलब है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लॉ का मतलब है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम, नोटिफिकेशन, यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 13 के अंदर पार्ट ई के अंदर आ रहा है। देन पार्ट बी के अंदर अगर हम देखेंगे तो लॉज इन फोर्स आते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या, इंक्लूड्स द लॉज मेड और पास बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज इन फोर्स है वो जो है वो वही है जो लेजिस्लेचर या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील नहीं किए। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आर्टिकल 13A(b) और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 13 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13(4) में बोला गया कि वो लॉ नहीं मानी जाती है। ठीक है, 368 में करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो नहीं मानी जाती है, बट खैर इस पर बहुत सारे जजमेंट्स हम आगे करेंगे। Nothing in this article shall apply to an amendment of the constitution made under article 368। ये बेसिकली रखा इसलिए गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर माना जाएगा। जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी तो उसकी पावर ओरिजिनल रहेगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं लगेगा। लेकिन बाद में जुडिशरी ने बोला कि हर लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो लगेगा। इवन इनफैक्ट 9th शेड्यूल जो है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा फ्रॉम April 24, 1973 की डेट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैलिडेशन ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हमने किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई लॉज थे, अब वो वायलेट कर रहे हैं तो पूरा तो नहीं उड़ सकता है। जो उन्होंने 15, 20, 25, 30 साल तक जो एक्ट चला है उसकी चीज़ों को, कार्रवाई को वैलिड माना जाएगा, बस आगे उसके ऊपर ग्रहण लग जाएगा। और अगर वो एग्जिस्टिंग लॉज से इनकंसिस्टेंसी जो है वो हटा दी जाए तो एक्लिप्स वैनिश कर जाता है एंड पर्टिकुलर लॉ अगेन बिकम्स एक्टिव। देन आता है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। रूल ऑफ सेवरेबिलिटी के अंदर क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट उसमें सुप्रीम है, अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कि उस राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो फिर वो पार्ट जो है उसको हटाया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल सेक्शन 66A था IT एक्ट का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की जजमेंट है। उसमें 66A जो था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रहा था और पुलिस को राइट्स दे रहा था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को राइट दे रहा था कि वो किसी भी चीज़ को ऑफेंसिव घोषित करके अरेस्ट कर सकती है पर्सन। मतलब उनकी थिंकिंग पे छोड़ दिया। नाउ दिस वाज अ वेरी ब्रॉडली टर्म्ड वर्ड और इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है जो कि दूसरा पर्सन ऑफेंसिव समझ सकता है, तो अरेस्ट होने लगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर आई थिंक रोहिंटन फाली नरीमन की जजमेंट आई इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13(1) के अंदर को यूज करते हुए
उन्होंने इसको वॉइड घोषित कर दिया यहाँ पे, यानी कि इसको बोल दिया गया कि ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया 66A को। तो वो 66A हटाया गया, 66B, 66C, 67 जो है आपका है, 68 है, 69 है, 70, उससे पहले के 65, 64 वो नहीं हटाए गए, सिर्फ 66A को हटाया गया। तो वो रूल ऑफ सेवरेबिलिटी के अंदर जो है ये चीज़ आती है। इट में भी सीन वेदर अगर पार्टली सेव किया जा सकता है एक्ट को तो सेव किया गया, और सिर्फ 66A को हटाया गया, इसे सेवरेबिलिटी बोलते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आपकी उंगली में जहर है, ये मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे, तो उंगली को हटाया जाएगा, पूरा हाथ नहीं काटा जाएगा। हाथ में जहर है तो हाथ काटा जाएगा। अगर आपकी आर्म्स में जहर आ गया तो आर्म्स काटी जाएंगे, पर पूरी बॉडी को नहीं खत्म किया जाता है, इस चीज को एम्प्यूटेट किया जाता है। तो सिवियरेबिलिटी मतलब सिवियर कर देना उस पार्ट को जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर भारत के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। वेबर का मतलब बेसिकली यही है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को अपनी इच्छा से बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटी टैक्स का केस था, इसके अंदर बोल दिया गया था कि भारत में आप वॉलंटरीली अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं छोड़ सकते, आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। तो कोई अगर पर्सन ये कहता है कि मुझे मरना है, मैं अपना राइट टू लाइफ नहीं चाहता आर्टिकल 21 में, तो वो नहीं मर सकता है, उस पर सुसाइड का केस बन जाएगा सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। वो अपना राइट टू लाइफ नहीं छोड़ सकता, एक्सेप्ट जब वॉलंटरी यूथेनेशिया का केस है, वरना शॉर्टबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की जजमेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटीसी का केस है, ये इनकम टैक्स कमिश्नर था, 1990 कुछ का केस है। इसके आगे हम चलते हैं तो ये खत्म हो जाती है साइड, लेकिन नेक्स्ट जो साइड है उसके अंदर मैं आपके साथ कवर करूंगा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक के कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स। तो गाइज अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ साथ टेस्ट को भी जरूर दें, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर टॉपिक टेस्ट हो गया, आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गए, 99 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल। और क्या चाहिए आपको, 99 रुपीज़ के अंदर स्मार्ट किड आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रही है। तो काइंडली उस टेस्ट सीरीज को बाय करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट टाइम पर लेकर जाए। दैट्स ऑल गाइज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।